नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और गला थोड़ा बैठा हुआ है यार, इसलिए पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था मैं। आज के वीडियो में क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाओ, इस बार कितने नंबर पे कितने रैंक आएगी, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर ही थोड़ी सी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की। इस साल का जो डिफिकल्टी लेवल था वो कैसा था। देखो, अभी तक आपने देखा होगा मैं पेपर प्रिडिक्शन तो नहीं करता हूँ। जनरली मैं ये कर देता हूँ कि जैसे हमने आरटीआई डाला, आरटीआई डाल करके पेपर निकल आता है। बहुत सारे बेवकूफ लोग कमेंट सेक्शन में इतनी बकवास करते हैं, उनको मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आरटीआई डाल करके पेपर निकल आता है, वो 5-6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर किसी बच्चे की रैंक ऑलरेडी आ गई है तो क्या होता है कि वो आपको ये बता देते हैं, क्वेश्चंस बता देते हैं कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपको कितने नंबर मिले हैं और उसमें आपको कितनी रैंक मिली है। तो जनरली जो रैंक का प्रिडिक्शन किया जाता है वो वहीं से किया जाता है। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अगर वो आरटीआई डालता है तो उसको पेपर भी मिल जाता है। पेपर लेकिन निकलवाने के लिए कम से कम, क्योंकि बार बार आपको आरटीआई डालनी पड़ती है। आप आरटीआई डालोगे, 1 महीने के बाद रिस्पॉन्स आएगा, फिर आप कुछ डालोगे, फिर 1 महीने के बाद आएगा। ऐसे करके यार 3-4 महीने का टाइम तो मिनिमम लग ही जाता है। तो बड़ी मुश्किल से पेपर निकल करके आ पाता है। बहुत लोगों ने काफी बकवास करी हुई थी, तो मेरा खैर उनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मैं केवल उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो भरोसा करते हैं हमारे ऊपर, जिनको विश्वास है हमारे ऊपर। हाँ, अगर किसी को ये देखना है कि भाई हमारा पेपर जो है, जो हमारे पास एक्चुअल में पेपर है कि नहीं है, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप अपना आईएमयू का एडमिट कार्ड भेजो और हमें व्हाट्सअप नंबर पे भेजो और हम आपको दिखा देंगे कि भाई हमारे पास पेपर है कि नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे मालूम है कि आपको भी भरोसा होगा इस बात पे, क्योंकि आरटीआई से किया जा सकता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। अभी तक हमने जितने भी आपने देखा होगा, जो हम पोस्ट डाल रहे थे, जो क्वेश्चंस डाल रहे थे, उस पे क्वेश्चन इजी थे, क्योंकि पिछले 2 साल का जो पेपर था वो काफी इजी था। 21 का पेपर और 19 का जो पेपर था वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, और जो सैंपल पेपर थे वो भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थे। पिछले 2 साल के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। मैं हर बार बच्चों को बोलते रहता हूँ यार कि अगर एक बार पेपर इजी आ गया या 2 बार पेपर इजी आ गया, तो अपने दिमाग में ये पिक्चर बना करके मत जाया करो कि इस बार भी पेपर इजी आएगा। पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है। आईएमयू सिटी ने जो इस बार का पेपर बनाया है वो, और मैं जो अभी बता रहा हूँ, अभी हमने आरटीआई डाली नहीं है, हम आगे जाकर के आरटीआई डालेंगे जरूर किसी ने, और बल्कि हम क्या, बच्चे ही डालते हैं आरटीआई, बच्चे ही डालते हैं और उनके थ्रू ही हमें मिल पाता है। ठीक है, तो कोई ना कोई बच्चा जरूर डालेगा जिससे हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा आगे वाले पेपर का। लेकिन अभी मेमोरी बेस पे जो पेपर आया है अपने पास, उसमें पेपर कंपैरेटिवली पिछले साल से डिफिकल्ट है। ठीक है, इस बार जो जीके और एप्टीट्यूड का है, बच्चे बोल रहे थे केवल वही, जो जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, वही थोड़ा ठीक था, और इंग्लिश था जिसके भरोसे उन्होंने काफी क्वेश्चन किए। केमिस्ट्री में जनरली लोग सोच रहे थे इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगा, जिसकी जैसा हुआ नहीं, बिल्कुल उलट हुआ, ऑर्गेनिक ज्यादा आ गया। फिजिक्स में पिछले 2 साल से केवल 12th का ही पोर्शन आ रहा था, लेकिन इस बार 11th का पोर्शन भर भर के आया। और मैं हर बार जब प्रेडिक्शन करता हूं तो बोल देता हूं कि भाई जो भी मैं बातें कर रहा हूं इसमें जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन हाँ, और सेम यही मैथ्स में भी हुआ यार। बट अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन आउट भी हुए थे, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिए थे, अगर वो क्वेश्चन भी देखोगे तो आपको पेपर में डिफिकल्टी नहीं दिख रही है। बस ये कि पैटर्न थोड़ा बदल दिया है, जिन टॉपिक से पहले नहीं पूछ रहे थे उन टॉपिक से इस बार पूछ लिया गया है। ठीक है, पुराने टॉपिक से नहीं पूछा गया है। पेपर में जैसे ऐसा हो रहा था कि मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत पूछ लिया गया था, तो इस बार उससे ज्यादा नहीं पूछा गया। इस बार वो वेव और एसएचएम भी लेकर के आ गए हैं, दूसरी चीजें भी लेकर के आ गए हैं, ऑप्टिक्स लेकर के आ गए हैं, उनसे ज्यादा पूछा गया है। तो जो बच्चा देखो प्रिपेयर होकर के गया होगा उसके लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो बच्चा ये सोच करके गया होगा कि हम पिछले 2 साल के पेपर के बेसिस पे ही जाएंगे, उनके लिए पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट था। फिलहाल मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनके बेसिस पे जो एक रेंज मुझे मिल रही है कि बच्चों ने कहां से कहां तक अटेम्प्ट किया है, तो मैक्सिमम बच्चों ने 80 से 120 के बीच में अटेम्प्ट किया। जबकि पिछले साल की कंडीशन ये थी कि काफी सारे बच्चों ने, मतलब लास्ट ईयर तो मैंने सुना था, जो मेरे पास मैसेजेस आए थे, 100 से 160 170 तक के अटेम्प्ट करने के भी मैसेजेस आए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस बार का डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा ज्यादा था ही, क्योंकि अगर आप 80 से 120 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और पिछली बार मैंने देखा था कि 180 वाले रेयर केस मिल रहे थे, 100 से लेकर के 160 वाले ज्यादा केसेस मुझे सुनाई पड़ रहे थे लास्ट ईयर। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मुझे सुनाई पड़ रहे थे, किसके थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेरी अपनी क्लासेस, दूसरी क्लासेस के बच्चे, उनके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। रेयर में मुझे सुनाई पड़ रहा है कि हाँ कोई बोल रहा है मैं 135 करे या कोई 140 करे, बहुत रेयर सुनाई पड़, ज्यादातर जो केस सुनाई पड़े इसमें पड़े, मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था।
ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है दूसरी बात के लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि IMUCT कभी भी अपना कट ऑफ रिलीज नहीं करता कि उसका कट ऑफ कितना गया था। लेकिन हाँ ये है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है इन्हीं RTI की हेल्प से कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए थे। और जनरली बच्चे ही RTI डाल करके निकाल करके हमें बता देते हैं। कुछ आइडिया में ऐसे भी मिल जाता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आपने देखा भी होगा वीडियो में कि एक बच्चा था हमारा जो 80 क्वेश्चन ही करके आया था और उसको लग रहा था कि उसकी बहुत ही खराब रैंक आएगी, लेकिन उसकी फाइनली 5500 के आसपास रैंक आ गई थी। तो उसकी 5500 के आसपास रैंक आ गई थी। तो अब अगर मैं ये भी मान के चलूं कि अगर 80 में से उसने 10-12 क्वेश्चन भी गलत किए होंगे, ठीक है, तो भी उसके मार्क्स 60s में रहे होंगे और उसकी जो 5500 रैंक आई है वो 60s में आई है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रैंक वाला जो चीज होती है ना, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरीके का लूप होता है ऐसा, ठीक है। यहां पे आप मार्क्स को डाल सकते हो, ये मार्क्स है और ये रैंक डेंसिटी है। जैसे जैसे मार्क्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आ रहे होगे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं। आप देख रहे हो इस जोन में ज्यादा बच्चे हैं, नीचे वाले जोन में उससे भी ज्यादा बच्चे, उसके नीचे वाले जोन में उससे भी ज्यादा बच्चे। मेरा जो आइडिया है, क्योंकि हमारा बच्चा जो एक 12,000 या 11,000 के आसपास उसका कुछ रैंक था, और जब उसने RTI डाली थी तो उसके मार्क्स जो थे वो 50 से 60 के बीच में थे। तो फिलहाल अगर आप मान के चलोगे तो जो कट ऑफ है वो 50 से 60 के बीच में रहा होगा, क्योंकि 50 से 60 के बीच में जब ये आया होगा तभी आपको यहाँ पे 11-12 हजार मिल रहे होंगे, और इसी रेंज में काफी सारे बच्चे होंगे इसी रेंज में। लेकिन जब आप 60 से 70 की तरफ जाओगे तो मैंने बोला कि यहीं पे हमें वो 5500 रैंक वाला बच्चा भी मिल गया। तो आप लोग हो सकता है बहुत लीनियरली सोचोगे, अरे सर ये 10 नंबर पे देखो आप बोल रहे हो 5,000 है और इसके बीच में बोल रहे हो कि 3-4 हजार है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। और ये जनरली अगर आप खुद भी देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, या आप RTI डालोगे तो आपको पता लग जाएगा, 50 से 60 के बीच में कम से कम 4-5 हजार बच्चे रहे होंगे, दैट इज फॉर श्योर। और जब आप 60 से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कम से कम 2-3 हजार बच्चे रहे होंगे। फिर आप इसके ऊपर जाओगे तो धीमे धीमे ये बच्चों की डेंसिटी कम होनी शुरू हो गई होगी। तो आप ऐसे मान के चलो, मान लो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि 50 से 60 के बीच में एक एवरेज है 55, तो 55 के आसपास एक कट ऑफ रहा होगा। अब वो 55 हो सकता है, 56 हो सकता है, 57, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 55 के आसपास कट ऑफ रहा होगा। मुझे लग रहा था कट ऑफ 70 के आसपास रहा होगा, ये मेरा अपना मानना था, लेकिन जब बच्चों के साथ डिस्कशन किया तो हमें ये पता चला कि यहाँ कहीं 55 के आसपास आपको एक कट ऑफ दिखाई पड़ रहा है। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो ये था। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट की डेंसिटी कम होती जा रही है। हमारा जो बच्चा था जिसकी रैंक आई थी 450 रैंक वाला जो बच्चा था, उसने कुछ 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अगर मैं उसके 20 क्वेश्चन भी गलत मान करके चलूं तो 130 से 140 के बीच में कुछ नंबर होने चाहिए, या 10 क्वेश्चन गलत मान के चलूं तो 140 के आसपास होने चाहिए। तो उसके उतने नंबर आए थे। मतलब अगेन आई एम प्रेडिक्टिंग दिस थिंग, बट ये ऊपर जाने की चीजें मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा और था जिसकी 100 एंड समथिंग रैंक थी, 171 या 173 या 181 ऐसी कुछ रैंक थी। तो उसने 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब उसने कितने गलत किए होंगे सही किए होंगे उसके हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको यहां से एक आइडिया मिल गया होगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, कहां पे रैंक कितनी गई थी। अब बात आता है कि इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा। देखो अगर हम ये देखें लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके देखें तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने में दो चीजें हैं। वैसे ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, और मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि जो भी प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूं ये मेरी अपनी सोच है। ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। यहां पे दो फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहली बात, एक जो चीज है डिफिकल्टी लेवल, अगर आप देखोगे डिफिकल्टी लेवल एक चीज है, दूसरी चीज है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, पिछली साल क्या था कि डिफिकल्टी लेवल कम था और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी कम थे, इसकी वजह से ये कट ऑफ गया था। इस बार क्या है कि डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ चुका है लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस बार जैसा मुझे पता चल रहा है कि अराउंड 40 से 50,000 के बीच में बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए, या हो सकता है इससे ज्यादा ने भी किया हो, उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ चुके हैं। लेकिन इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे
वहां पे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि चलो IMUCT भी दे देते हैं, जिनको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता ही नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमने पेपर तो अच्छा कर दिया है, लेकिन मेरे पास स्पॉन्सरशिप ही नहीं है, आप इसके बारे में मुझे गाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाना चाहिए, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे चला जाए। तो कट ऑफ अपने आप थोड़ा सा डाउन जाना चाहिए। अगर पिछली बार 55 गया था तो इस बार अराउंड 50 या 45 तक इसका कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कंपटीशन लेवल भी बढ़ गया है, अब कंपटीशन लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो कट ऑफ भी बढ़ता है। जितने ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे उसमें अगर अच्छे बच्चे का क्राउड ज्यादा, अच्छे बच्चों का नंबर ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि उस कट ऑफ के लेवल को ऊपर कर देते हैं, क्योंकि उनको तो 11, मान लो उनको 12,000 बच्चे चाहिए। अब पिछली बार वो 15,000 में से 12,000 ले रहे थे, इस बार 40,000 में से 12 ले रहे हैं, सपोज करके देखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 40,000 अगर बच्चे बढ़ गए तो लोगों का स्कोर भी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। अगर उसमें अच्छा क्राउड बढ़ गया है, क्राउड कैसा है उसमें डिपेंड करता है, अच्छा क्राउड बढ़ गया है तो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कट ऑफ जो जाएगा, जो मेरा आइडिया है, वो लास्ट ईयर के आसपास ही जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जरूर बढ़े हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के आसपास ही ये कट ऑफ जाना चाहिए, प्लस माइनस 10 मार्क्स हो सकता है। जैसे अगर हम पिछली बार बोल रहे थे कि 55 नंबर गया होगा, तो अब अगर क्राउड बहुत अच्छा नहीं आया तो हो सकता है 45 चला जाए, और अगर क्राउड काफी अच्छा आया है तो हो सकता है 65 चला, 65 चला। कट ऑफ मार्क्स इतना ही जाएगा। उसके ऊपर रैंक कैसे जाएंगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, और जैसे जैसे ये स्लोप बनता जा रहा है ऊपर, और ये मैंने एक रैंडम डायग्राम बनाया है। जरूरी नहीं कि वो कोन के हिसाब से ही बढ़े, वो ऐसे भी बढ़ सकते हैं, इस तरीके से भी बढ़ सकते हैं, या ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। वो मैं डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से भी बढ़ सकता है। तो अगर वो 65 भी कट ऑफ जा रहा है तो आप एक सेफ जोन में हो। कई लोग बोल रहे हैं कि सर अगर हमें टॉप 4000 में आना होगा तो हमें कितने नंबर लाने चाहिए। मुझे लगता है कि 100 से 120 वाला जो रेंज है, अगर आप इसमें रहोगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप टॉप 4000 में आ जाओगे। अगर आप 100 से 120, 110 बोल सकते हैं प्रिसाइसली कि 110 के आसपास अगर आपके ठीक है तो। और अगेन मैं थोड़ा सा हमेशा ये सोच करके ही बोलता हूं कि डिफिकल्टी लेवल या हमारा कंपटीशन लेवल ज्यादा है, या मैं ये मान करके चलता हूं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब कम से कम एक्सपेक्टेशन रखो, अगर अच्छा आ गया तो खुश होने को ही मिलेगा बाद में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 100 से 120 के बीच में हो, मतलब वैसे तो 100 अगर आ गए तो टॉप 4000 में आपको रैंक मिल जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10 का डिफरेंस यार हो सकता है। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है इस साल के लिए। बाकी रिजल्ट अभी आ जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ, एक एस्पेक्ट और भी है जो हम लोगों ने अभी कंप्लीटली स्किप किया है, वो है चीटिंग का एस्पेक्ट। बहुत लोगों को लग रहा है कि सर चीटिंग की वजह से कहीं हमारा कट ऑफ हाई तो नहीं चला जाएगा। भाई देखो, ऐसा नहीं कि चीटिंग केवल इस बार हुई है, पहले नहीं हुई थी या उसके पहले नहीं हुई थी। लास्ट ईयर भी कई सारे सेंटर्स पे चीटिंग हुई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हुई थी। लास्ट ईयर तक ये लोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, इस बार इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की है, बायोमेट्रिक यूज किए हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग्स यूज की हैं, बहुत कुछ यूज किया है, और बहुत चीटर्स बच्चों को निकाला भी है। तो ये बहुत हुआ है इस बार, ठीक है। बाकी केवल एक बच्चे या एक सेंटर की चीटिंग करने से मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, केवल एक सेंटर पे ऐसा होने की वजह से। हो भी सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा। दूसरी बात, जिस भी सेंटर के बारे में ये पता चलता है, IMU उस सेंटर पे दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराता है। आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत डिले होगा, जरूर 5-6 दिन डिले होगा, क्योंकि जिस भी सेंटर पे चीटिंग हुई है उस सेंटर पे दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया ही जाएगा, और वहां के बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, बट यस ये श्योर है कि रिजल्ट आएगा और कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी लोगों को अपनी सारी चीजें पता चल जाएंगी। तब तक के लिए फिंगर क्रॉस रखो, ठीक है, एंड होप फॉर द बेस्ट। जिनको भी स्पॉन्सरशिप अभी तक नहीं मिल पाई है, स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगता है कि स्पॉन्सरशिप की कुछ प्रिपरेशन आपको हमसे चाहिए या किसी जगह के क्वेश्चंस वगैरह हमसे चाहिए, तो आप हमें बताओ। जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जैसे हम अभी तक आपके साथ में डिस्कशन करते आए वैसे हम अभी भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ईयर IMUCD 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9140191138 पर। 2 बैचेस हैं, एक प्रीमियम बैच है और एक अफोर्डेबल बैच है। दोनों ही बैच के बारे में मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल बैच आपका अफोर्डेबल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंस आपको क्यों फील हो रहा है, इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में क्यों आ रही हैं, और उनमें जो डिफरेंस है वो भी क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मतलब देखा जाए तो जहां के बच्चे चीटिंग में इन्वॉल्व हैं और वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के बजाय धमकियां अलग से दे रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है यार कि आप ऐसी जगह पर पढ़ो जहां पे टीचर्स आपके सपोर्ट में रहे थ्रू आउट द ईयर। और खास बात, टीचर्स टीचर्स आपके सपोर्ट, क्योंकि जो लोग खुद मैच्योर नहीं होते वो अपने साथ वाले बच्चों को, मतलब आपका खुद का मैच्योरिटी लेवल नहीं है, आप साथ वाले बच्चों को क्या करोगे, जैसे ही प्रॉब्लम आएगी आप खुद पैनिक कर जाते हो, दूसरों को क्या समझाओगे। तो उन लोगों के साथ में रहो जो आपके लिए इन सब चीजों पे, चीटिंग के केसेस में, दूसरे केसेस में लड़ने के लिए रेडी रहे, उनके साथ में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात ये कि पढ़ाई आपको अच्छी मिले, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई मैटर करती है कि आपको पढ़ाई प्रॉपर मिल जाए, 2-3 बार रिवीजन मिल जाए। अगर थोड़े बहुत पैसे उसके लिए ज्यादा लगते हैं तो चलो खैर ये अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई और डाउट है तो आप बोल सकते हो, कुछ और चीजें चाहिए तो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द